चलिए, तो देखिएगा मौर्य काल में हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मौर्य काल का जो संबंध है या मौर्य काल जो है ये मगध के उत्कर्ष में चौथा सबसे बड़ा वंश है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस समय भारत का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। घनानंद के समय जो है नंद वंश की समाप्ति होती है, यानी घनानंद जो है अंतिम शासक है किसका, नंद वंश का। और इस तरीके से चाणक्य के अपमान करने के बाद, ठीक है, चाणक्य के अपमान होने के बाद यहाँ पर एक नया वंश जो है वो आता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश, ठीक है। तो देखिएगा मौर्य काल या मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसके विस्तार को समझते हैं। तो विस्तार का जो समय रहा है या चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार रहा है उसका जो विस्तार है समझिएगा, मगध से लेकर, ठीक है, मगध का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर आपका गुजरात का सौराष्ट्र तक, ठीक है, और हिंदुकुश पर्वत यानी कि उत्तर की तरफ जो है हिंदुकुश पर्वत जो है और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र जो है इसका विस्तार है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, ठीक है। तो समझिएगा कि इसके बाद जब हम देखते हैं कि मौर्य काल का जो शुरुआत हुआ है, ठीक है, तो इसमें साहित्यिक जानकारी हमको मिलती है, पुरातात्विक जानकारी मिलती है। उसमें हमको याद रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। अर्थशास्त्र से मिलती है, इंडिका से मिलती है, पुराणों से मिलती है, मुद्रा राक्षर से मिलती है और बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य में देखा हमने कि अशोक अभिलेख जो है, अशोक के कालीन अभिलेख जो है वो मिलेंगे आपको, और भवन, स्तूप, गुफाएं, मृद भांड, जूनागढ़ अभिलेख, इस तरीके से बहुत सारे अभिलेख हमको जानकारी मिलती है जिससे मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए मौर्य वंश की शुरुआत के समय पे जो हमने घटना देखा था वो घटना यही था कि चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति का कारण समझते हैं, या उस समय की जो बातें हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मिलता है वो बताया जाता है कि मौर्य जो है वो शूद्र वंश के थे, ठीक है। तो शूद्र वंश के कहने का मतलब ये है कि मुद्रा राक्षस में, विष्णु पुराण में, ठीक है, और नंदों को भी शूद्र जाति का माना गया है। इस तरीके से बहुत सारी जानकारी हमको शूद्र वंश के संबंध में मिलती है कि मौर्यों को शूद्र कहा गया है, ठीक है। लेकिन हम इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, हालांकि बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर जो है ये भी शूद्र जातियों के बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्राह्मण साहित्य भी मौर्यों को शूद्र वर्ग का ही माना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंतिम है वो ये हम मानते हैं कि यूनानी साहित्य के द्वारा जो है ये साक्ष्य प्राप्त होता है और जस्टिन के द्वारा जो है ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि मौर्य जो है वो सामान्य कुल से संबंधित थे, ठीक है। इसके अलावा जो है क्षत्रिय वर्ग से संबंधित मान्यताएं जो हमको प्राप्त होता है उसमें जैन स्रोत, बौद्ध स्रोत और सर्वमान्य मत, ठीक है, ये तीन जो तथ्य हैं याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा जैन स्रोत के अनुसार क्या माना जाता है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले समुदाय के मुखिया के तौर पर या पुत्र के तौर पर माना गया है, ठीक है, कहा जाता है। और बौद्ध स्रोत जो है महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों की मांग जो है मौर्यों के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसे ये कहा जा सकता है कि ये इस साक्ष्य को इंगित करता है कि मौर्य जो है क्षत्रिय थे क्योंकि बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ठीक है। तो अंततः हम ये मान के चल रहे हैं कि विद्वान जो है ये कहते हैं कि मौर्य जो है क्षत्रिय थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व का समय रहा है, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। राजकीय चिन्ह याद रखिएगा मयूर, ठीक है, ये तो भूलेंगे ही नहीं। चलिए इसके बाद भाषा याद रखिएगा पाली भाषा, ठीक है। शिक्षा केंद्र जो है इस समय क्या था, तक्षशिला था। इसको अन्य नाम के तौर पर जानते हैं सेंट्रोकोडस और एंट्रोकोडस, ठीक है, नाम याद रखिएगा। सेंट्रोकोडस और एंट्रोकोडस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, ठीक है। हो सकता है कि 4 दिन बाद ये भूल जाएं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रोकोडस और एंट्रोकोडस जैसे नाम जो है जस्टिन और प्लाकार्ड्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है एक घटना घटी थी जो कि है सेलुकस का आक्रमण, ठीक है। तो सेलुकस निकेटर का आक्रमण हुआ था इस समय। सेलुकस निकेटर कौन है, तो सिकंदर का याद रखिएगा सेनापति, ठीक है। तो सिकंदर का सेनापति जो कि आपके पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान का गंधार वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर शासन करता था पहले, ठीक है। तो इसने आक्रमण किया। सिकंदर के जो लालसा थी कि विश्व विजय की लालसा जो थी उस लालसा को कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करते ही उसकी सेना से भिड़ गया, ठीक है। और जैसे ही उसकी सेना से भिड़ता है या फिर जो भी लड़ाइयाँ होती हैं इसमें युद्ध होता है उसमें सेलुकस निकेटर जो है हार जाता है। हारने के बाद एक संधि होती है, उस संधि को थोड़ा सा याद रखिएगा। उस संधि में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या चीज दिया गया, क्या चीज लिया गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा हेलेना का विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कि सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, बेटी थी, ठीक है। उसके अलावा जो है सेलुकस निकेटर ने उसको 4 शहर जो है वो दिया था, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला जो नाम है हेरात, ठीक है, मकरान, काबुल और कंधार, ठीक है। चलिए इसके
हाँ, ये मकरान जो है ये जेट्रोसिया कहा जाता था उस समय, ठीक है। बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो मकरान क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैंने भी बताया आपको कि इसका विस्तार यानी कि साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक हो चुका था। तो इसका विस्तार हुआ है आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो है हिंदुकुश पर्वत तक, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक तक, पूर्वी क्षेत्र मगध तक और पश्चिम क्षेत्र सौराष्ट्र तक, गुजरात का हिस्सा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसने क्या किया था, जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म के अंततः तौर पर याद रखिएगा भद्रबाहु के साथ कर्नाटक की तरफ चला गया, ठीक है। क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, स्थान का नाम याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में मृत्यु हो गई, ठीक है। किस विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है। बहुत बार बता देता हूं मैं आपको कि बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा सम्राट है या कौन सा राजा है जिसकी मृत्यु जो है संलेखना विधि के द्वारा हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ा हमने। बिंदुसार जो है 298 से 272 का समय रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसको अमित्र घात कहा जाता था जो कि शत्रु का विनाशक है, ठीक है। तो जैसे छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखना है, यहीं पर छोटी छोटी बातें आ जाएंगी और कंफ्यूज पैदा करता है। देखिए यहाँ बिंदुसार लिखा है, ऑप्शन में बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे, ठीक है। किसको अमित्र घात कहा गया है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश का जो क्रम है उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, खासकर 3 नाम, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरे नंबर बिंदुसार और तीसरा अशोक, ठीक है। इसके आगे का कहानी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको कहा गया है सिंह सेन। सिंह सेन जैन साहित्य में इसको सिंह सेन कहा गया है और इसकी माता कौन थी, दुर्धरा। दुर्धरा कौन है, घरानंद की पुत्री, ठीक है। याद रखिए घरानंद की पुत्री, घरानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से उसका विवाह हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो माता है यानी कि आपके बिंदुसार की वो है दुर्धरा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा इस समय जो है विद्रोह हुआ था, 2 बार विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त बिंदुसार के समय जो है कितने बार विद्रोह हुआ है, तो याद रखिएगा 2 बार विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा को सत्ता की चुनौती दी गई थी और इसे दबाने के लिए सुसीन को भेजा गया था, ठीक है, जिसमें वह असफल हुआ और बाद में अशोक को भेजा गया और वो सफल हुआ। इस घटना के बाद ही कहा जाता है कि अशोक जो है प्रशासनिक योग्यता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा फैक्ट, कल हमने इसको पढ़ लिया। हाँ हाँ हाँ, सुसीन को पहले भेजेंगे, हाँ पहले अगर पूछा जाता है तो सुसीन को भेजा गया था, ठीक है। वो असफल था, उसके बाद अशोक को भेजा गया था और अशोक उस समय जो है अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा एक विदेशी संबंध के बारे में, 2 विदेशी संबंध याद रखिएगा, एक सीरिया के साथ और दूसरा है आपका मिस्र के साथ, ठीक है। सीरिया के शासक थे एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस याद रखिएगा। और इसने क्या किया था, जब अपने राज दरबारी के पास से एक व्यक्ति को भेजा, किसके पास, बिंदुसार के पास, तो बिंदुसार पूछता है उससे कि आपके यहाँ क्या फेमस है, ठीक है। तो वो 3 चीजों को बताता है। पहला चीज क्या बोलता है, मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा आपका दार्शनिक, ठीक है। तो ये पत्र लिखता है एंटियोकस को, बिंदुसार जो है ये पत्र लिखता है और बोलता है कि हमें ये तीनों चीज चाहिए, ठीक है। तो एंटियोकस बोलता है कि आप मदिरा जितना चाहे उतना ले लीजिए, सूखी अंजीर जितना चाहे उतना ले लीजिए, बट दार्शनिक हम नहीं भेज सकते हैं। तो ये दार्शनिक नहीं भेजता है, ठीक है। अब इस बात को फायदा उठाते हुए मिस्र के जो राजा थे, ठीक है, टॉलमी द्वितीय याद रखिएगा, ठीक है, फिलाडेल्फस कहा जाता है, ये दार्शनिक को भेजता है डाइमेकस को बिंदुसार के समय, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, बिंदुसार के समय कौन आया था, ऐसे आपको याद करना है, हर क्रम पर याद रखना है कि किसके समय किसके दरबार में कौन आया था, ठीक है। तो बिंदुसार के समय कौन आया था, डाइमेकस याद रखिएगा, और इसकी मृत्यु हो जाती है 273 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका बिंदुसार और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अशोक का समय, यहीं से हम आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा अशोक का जो समय रहा है, ठीक है, 269 से 232 ईसा पूर्व या बीसी में, ठीक है। यहां पर समझिएगा इसकी मां का नाम क्या है, सुभद्रांगी। दिव्यदान के अनुसार याद रखिएगा, दिव्यदान जो रचना है उसके अनुसार बताया जाता है इसकी माता का नाम क्या है, सुभद्रांगी है, ठीक है। इसके अलावा पत्नी का नाम है देवी। सिहला परंपरा के अनुसार याद रखिएगा, ठीक है। सिहला कहाँ को कहा जाता है, याद रखिएगा आपके श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका का क्षेत्र उसको सिहला कहा जाता है, ठीक है। यही कारण है कि जब आप आगे पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका क्यों भेजा था, तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। पूछा जाता है कि अशोक ने किसे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, तो याद रखिएगा अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है। उसकी माता कहाँ से है, श्रीलंका से है, ठीक है। तो सिहला परंपरा याद रखिएगा। पुत्र पुत्री
याद रखिएगा महेंद्र और संघमित्रा, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है इसके पुत्र कौन है, पुत्री कौन है, तो महेंद्र और संघमित्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पुत्र को कोई नहीं पूछता, यहाँ पर सबसे ज्यादा पुत्री को ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा संघमित्रा को बहुत बार नाम से पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कब हुआ है, 269 में, ठीक है। तो अब समझिएगा एक बात, 269, लेकिन उसकी मृत्यु कब हुई थी, अभी आपने पढ़ा, ये देखिए टाइम देखिए 273, बिंदुसार जो है उसकी मृत्यु पहले हुई थी, लेकिन 4 साल बाद जो है उसको राज्याभिषेक मिला है। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। मतलब मृत्यु के 4 साल लग गए उसको राजा बनने में, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु हुई है और मृत्यु के बाद 4 साल लग गया है अपने 99 भाइयों को मारने के, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं गृह युद्ध होना। तो पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण रूप से गृह युद्ध हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अशोक यानी बिंदुसार की जब मृत्यु होती है 273 में, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और अशोक का समय 273 से स्टार्ट माना जाता है, लेकिन इसको राज्याभिषेक कब मिला है, 269 में, 4 साल बाद मिला है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये बीसी है तो उल्टा ही जाएंगे ना, ऐसा मत सोचिएगा कि ये उल्टा कैसे चल रहा है। तो याद रखिएगा 273 से 4 साल लग गया आपको 269 में आने में, ठीक है। तो ये 4 साल का जो समय रहा है, याद रखिएगा गृह युद्ध के कारण 4 वर्ष पश्चात वास्तविक राज्याभिषेक प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब कहा यह जाता है कि इसके गृह युद्ध के कारण क्या हुआ कि अशोक जो है अपने ही भाइयों के साथ लड़ता रहा, 4 साल लगा उसको युद्ध करने में, और उसके बाद फिर पुनः जो है इसका राज्याभिषेक होता है, 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी कभी पूछा जाता है कि अशोक का राज्याभिषेक कितने वर्ष के बाद हुआ है, ठीक है। तो 4 साल बाद हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अशोक का जो समय रहा है, ठीक है, अशोक का जो समय रहा है उसको याद रखेंगे, 269 से 232 जो है बीसी तक का समय रहा है इसका। अशोक के राज्याभिषेक के पूर्व उज्जैन, अवंतिका और तक्षशिला का प्रांतीय शासक बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला अवंतिका और उसके बाद तक्षशिला का प्रांतीय शासक बन गया था यहाँ पर, याद रखिएगा दोनों क्षेत्र में, ठीक है। शासनादेश को शिलाओं पर खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो किसी भी तरीके से समझिए, शासनादेश मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये कोशिश क्या करता था कि जितने भी शासन के आदेश हैं उसको शिलाओं पर खुदवा के लिखवा देता था। कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शासन के आदेश हैं वो राजस्व पत्र में छपते हैं, ठीक है। इंडिया गजेटे में आपने सुना होगा कि अगर इंडिया से संबंधित कोई भी आदेश आता है, ठीक है, तो उस आदेश को कहाँ छापा जाता है, राजस्व पत्र में, ठीक है। याद रखिएगा भारत का राजपत्र कहलाता है द इंडिया गजेटे, ठीक है। तो उसी तरीके से इस समय शुरुआत कहाँ से हुई थी, अशोक के काल से। इसने किसी भी शासन का आदेश अगर दिया होगा तो उसको शिलालेख में खुदवा लेता था, ठीक है। तो पहली बार ऐसा काम शुरुआत हुआ था यहाँ पर कि शासनादेश को शिलाओं पर खुदवाने वाला पहला शासक है, याद रखिएगा अशोक, ठीक है। तो किसी भी फरमान को जारी करने से पहले होता क्या था, पहले ढोल बजवाकर हल्ला करवा दिया जाता था कि राजा ये चाहते हैं, ऐसा करना है, आपको जीवन कैसे जीना है, या जो भी नियम कानून है। लेकिन अब क्या है, हर जगह पर पत्थरों पर लिखकर हर गांव के पास चिपकवा दिया जाता था, ठीक है। और इसी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ कि लोग जो है अब इसको भूल नहीं पाएंगे कि जो भी शासन आदेश होगा उसको खुदवा दिया जाता था, शिलाओं पे लिख दिया जाता था, ठीक है। अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है किससे, मास्की गुजरा अभिलेख से, याद रखिएगा, ठीक है। मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख जो है ये एमपी का अभिलेख है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अशोक को अशोक के नाम से जो जानकारी मिलती है कि कहाँ से मिला है वो इस 2 अभिलेख से मिला है, मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख, ठीक है। याद रखिएगा मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा दिव्यजान जो है उसमें तिष्रक्षिता जो पत्नी है, ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। और भी जो जानकारी मिलती है उसमें कि पत्नी के नाम जो है तिष्रक्षिता मिलता है, ठीक है, पत्नी का नाम याद रखिएगा। और इसी के साथ याद रखिएगा कि इसमें कुछ अभिलेख और कुछ नाम हमको जानकारी मिलता है। तो कहाँ से क्या जानकारी मिलता है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा उपाधि के तौर पर, ठीक है, इसे किस नाम से जाना गया है, देव नाम प्रिय, ठीक है। देव नाम प्रिय याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी नाम है। कभी कभी पूछा जाता है कि अशोक को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो उसने खुद से उपाधि ली थी देव नाम प्रिय, ठीक है। इसका मतलब देवताओं को प्रिय, देवताओं को प्रिय, ठीक है। याद रखिएगा इसे कहा जाता है देव नाम प्रिय, उसकी उपाधि है, ठीक है। क्या उपाधि है, देवताओं को प्रिय, कि मैं देवता नहीं हूं, मुझे लेकिन देवताएं
प्रिय हैं, ठीक है, यानी कि मुझे देवता जो है पसंद करते हैं, इस तरीके की उपाधि ली गई है, देवनाम प्रिय कहा गया है। तो अशोक जो है देवनाम प्रिय उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा भाब्रू अभिलेख से जानकारी मिलती है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ठीक है, तो इसे ये भी उपाधि प्राप्त हुआ है प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी भी कहा गया किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। और उसके बाद मास्की और गुजराभिलेख में बुद्ध साक्ष्य की जानकारी मिलती है और बुद्ध साक्ष्य भी कहा गया है, ठीक है, बुद्ध को मानने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो अभिलेख हैं या उसकी जो जानकारी उपाधि है, ये तीन उपाधि इनको मिलता है, किसको? अशोक के समय का उपाधि है, ठीक है। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और बुद्ध साक्ष्य, ठीक है, ये तीनों उपाधि किसकी है? अशोक की है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब देखिएगा सिहली अनुश्रुति के अनुसार, ठीक है, सिहली जो क्षेत्र है उसके अनुश्रुति यानी कि लोगों के द्वारा जब सुन सुनकर बातें आगे बढ़ाई जाती है उसके अनुसार क्या बातें चलती है। तो देखिएगा अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये जो 4 साल का गैप जो दिखता है, ये माना जाता है कि यहाँ पर अशोक के 99 भाई थे और उसने सभी को मार दिया, ठीक है, 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त किया था। तो बहुत क्रूर था शुरुआत समय में, ठीक है। यानी अशोक जो है आपको पता होगा कि शुरुआती समय से ही बहुत क्रूर था, यानी कि उसके राजा बनने की चाहत शुरू से ही थी, ठीक है। तो जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होती है, ठीक है, पहले तो इसका जो क्रूरता है वो देखने को मिलता है तक्षशिला वाले क्षेत्र में, ठीक है। जब अवंती से बुलाकर इसको तक्षशिला भेजा जाता है वहाँ के विद्रोह को समाप्त करने के लिए, तो बहुत क्रूरता दिखाता है वहाँ पर और लोग जो है डर के मारे शांत हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्रूरता जो है देखने को मिलती है जब अपने भाइयों को मारता है ये, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी क्रूरता देखने को मिलेगी जब कलिंग युद्ध होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बार इसकी क्रूरता देखने को मिलती है अशोक के काल में, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा सिहली अनुश्रुति के अनुसार जो है ये अपने 99 भाइयों को मारा था, याद रखिएगा, और इसीलिए इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 वर्ष बाद हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा इसको डिटेल पे देखते हैं। तो देखिएगा बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में, ठीक है। 4 वर्ष तक गृह युद्ध चला। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा महावंश, दीपवंश और दिव्यदान में इसका वर्णन मिलता है कि गृह युद्ध में 4 साल लग गया है, ठीक है। तो बार बार आपको बता रहा हूं कि 4 साल वाला क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बार बार गैप दिखता है यहाँ पर, ठीक है, कि 273 में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई है तो फिर इसको राज्याभिषेक मिलने में इतना देर क्यों लग रहा है, ठीक है। तो ये 4 साल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को कितने वर्ष के पश्चात उसका राज्याभिषेक किया गया था? तो 4 वर्ष के पश्चात किया गया था, ठीक है। चीनी ग्रंथ फा युएन चुलिन, याद रखिएगा ये चीनी ग्रंथ है फा युएन चुलिन और तिब्बत के लेखक तारानाथ, ठीक है। तो इससे भी जानकारी मिलती है कि इसको 4 वर्ष तक के बाद जो है उसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा याद रखिए कहाँ कहाँ से ये जानकारी मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिससे ये बताया जाता है कि 4 वर्ष के बाद ही इसको राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो याद रहेगा ये। तो 4 वर्ष का जो राज्याभिषेक हुआ है तो उसका वर्णन कहाँ कहाँ मिल रहा है देखिएगा, महावंश, दीपवंश, दिव्यदान, चीनी ग्रंथ फा युएन चुलिन और तिब्बत के लेखक तारानाथ के अनुसार जो है ये जानकारी मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके कुछ शिलालेख हुए हैं। शिलालेख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अशोक कालीन जो है, ठीक है, अशोक के समय जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि अशोक ने अपनी सारी बातें शिलालेख में लिखवा दी हैं, ठीक है। कुछ बड़े शिलालेख हैं, कुछ छोटे शिलालेख हैं, कुछ लकड़ियां हैं यानी स्तंभ है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको काष्ठ स्तंभ, शिलालेख और बड़े शिलालेखों की जानकारी को पढ़ना होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हर शिलालेख में कोई ना कोई बेस जानकारी है, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी शिलालेख हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है उसको एकदम फोकस करिएगा कि कितने नंबर के शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिएगा 5वें शिलालेख में इसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि हमने आगे बढ़ा कि 99 भाइयों को मारा गया है, ठीक है, लेकिन ये 5वें शिलालेख में ये भी जानकारी मिलती है कि उसके जो भाई हैं, ठीक है, उनके परिवारों की जानकारी मिलती है कि वो जीवित थे, ठीक है। तो ये बात हो सकता है कि सही है या गलत है, लेकिन ये शिलालेख में जानकारी मिलती है कि उसके भाइयों के जो परिवार हैं वो जीवित हैं, ठीक है। तो हो सकता है केवल भाइयों को मारा गया हो, ठीक है, लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा याद रखना है आपको कि 5वें शिलालेख से उसके जीवित भाइयों की जानकारी, परिवार की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए जहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें बताऊंगा, हालांकि ये जो है बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जहां पर फोकस करना है वो ज्यादा आपको फोकस करना होगा क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिएगा सुसीम को हराकर अशोक ने राजगद्दी प्राप्त किया था, ठीक है, राधा गुप्त की सहायता से। तो ये बात याद रखिएगा, सुसीम सबसे बड़ा भाई, ठीक है, तो बड़ा भाई को हराकर जो है राधा गुप्त की सहायता से
इसने राजगद्दी प्राप्त किया था। अंतिम तौर पर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा लास्ट में कि अशोक जो है किसे हराकर राजगद्दी प्राप्त किया था, तो सुसीम को हराकर और किसकी सहायता से। तो सुसीम जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके राधा गुप्त है। यहां पर यही सब ज्यादा पूछा जाता है कि राधा गुप्त की सहायता से उसने राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए राधा गुप्त का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम जो है बदल जाता है, दिमाग से निकल जाता है, लेकिन आप ऐसा फोकस करेंगे कि राधा गुप्त जो है इसने अशोक की सहायता की थी राजगद्दी प्राप्त करने में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, ठीक है, इसकी साक्ष्य मिलती है 13वें शिलालेख से। ठीक है, अब युद्ध का कारण समझिएगा, यानी यहां से युद्ध जो है इसका प्रारंभ होता है, क्योंकि इसका समय है कलिंग विजय का 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पूछा जाता है कि आपका कलिंग, देखिए अशोक के काल में ना जो सबसे बड़ी घटनाएं हैं वो क्या है वो समझिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी घटनाएं 3 ही है बस। अशोक का जीवन जो रहा है उसे 3 घटनाओं को याद रखिए। पहला घटना है कि उसने अवंती के राज्यपाल होते हुए तक्षशिला को जीता था, यानी तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया था, पहला घटना। ठीक है, दूसरी घटना है अपने 99 भाइयों को मारकर 4 वर्ष का गैप बनाया था, यानी कि राज्याभिषेक में 4 साल लगा था इसको। ठीक है, और तीसरी घटना याद रखिएगा, इसने कलिंग विजय प्राप्त किया था, और इसकी सबसे बड़ी घटना यही है, यानी अशोक का जो सबसे बड़ा घटना है वो है कलिंग विजय, और जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहां से होते हैं। ठीक है, कलिंग विजय से याद रखिएगा कब हुआ था, 261। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद हुआ था, तो 8वें वर्ष के बाद हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा इसके साक्ष्य मिलते हैं 13वें शिलालेख से। ठीक है, तो 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है किसकी, कलिंग विजय की। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस शिलालेख में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, तो 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, अब युद्ध का कारण क्या है, सुरक्षा की दृष्टि, व्यापार में वृद्धि, दक्षिण से संबंध और स्थल एवं समुद्र मार्ग। ठीक है, अब समझिएगा, तो देखिएगा यह है आपका कलिंग का क्षेत्र, ये वाला हिस्सा क्या है, ये कलिंग का क्षेत्र है। ठीक है, और ये रह रहे हैं मगध में, यहां पर ये क्षेत्र है मगध का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि कलिंग का जो क्षेत्र है, ठीक है, कलिंग का जो क्षेत्र है ये सबसे इंपॉर्टेंट था किसके लिए, ये था आपका व्यापार में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि कलिंग जो है ये समुद्री क्षेत्र को कवर करता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र से व्यापार बढ़ाने के लिए अगर आपको चाहिए कि समुद्री क्षेत्र से व्यापार बढ़ाना है, तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि आपको कलिंग को विजय करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ही घटना, यानी कि युद्ध का कारण समझिएगा, तो पहला कारण क्या है कि व्यापार वृद्धि, और उसके बाद दक्षिण से संबंध बनाना। ठीक है, दक्षिण संबंध बनाना मतलब आप डायरेक्टली यहां से यहां नहीं जा सकते थे, यानी इस तरफ से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जाना है तो इस क्षेत्र से जाएंगे, यानी कि कलिंग क्षेत्र के लिए होकर जाकर यहां से जाना होगा आपको। तो इसका मतलब यह है कि जो दक्षिण से संबंध बनाना है, यानी कि दक्षिण की ओर आगे जाना है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि दक्षिण से आगे बढ़ना है तो कलिंग से होकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कलिंग से होकर जाने के कारण ये जो है इस बात को, जैसे देखिएगा आपने ये सुना होगा कि छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कब हुआ था, एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसका मूल कारण क्या था, तो मूल कारण था कि ये दक्षिणा पथ जो क्षेत्र है, यानी छत्तीसगढ़ को दक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणा पथ में यानी कि अगर हमारे पास से गुजरना है आपको, तो अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी मराठाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ में आक्रमण का मुख्य कारण था एक तो पहला मार्ग प्राप्त करना। ठीक है, यदि आपको मार्ग नहीं दिया जाता है तो आप उसको क्षेत्र को जीतते हैं। तो उसी तरीके से कलिंग जो दक्षिण की तरफ से संबंध रखता था, उसको अगर जीतना है तो आपको उसका पूरा कलिंग क्षेत्र को जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण से दक्षिण से संबंध बनाने के लिए कलिंग को विजय करना बहुत जरूरी था। ठीक है, और उसके अलावा जो है स्थल और समुद्र मार्ग की प्राप्ति। ठीक है, चूंकि कलिंग जो है ये समुद्री तटीय क्षेत्र पर था, और यही कारण था कि इसको ये जो है कलिंग विजय का सबसे मुख्य कारण तो यही 3 है, याद रखिएगा। बाकी फिर लास्ट में आता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहने का मतलब है कि जो मगध का क्षेत्र है, ठीक है, मगध का क्षेत्र है, तो अधिकतर आक्रमण जो है ये कलिंग क्षेत्र से होता था। कहने का मतलब है कि लोगों को ये उत्तर की तरफ आने के लिए कलिंग का क्षेत्र ही मिलता था। तो ये पहले से ही इस ब्लॉक को जीतना चाहते थे ताकि जो है उत्तर की तरफ आक्रमण ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 4 मुख्य कारण है कलिंग पर विजय के, याद रखिएगा। पहला है सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा है व्यापार, तीसरा है दक्षिण के संबंध, और चौथा है आपका स्थल और समुद्र मार्ग। ठीक है, ये चारों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको कलिंग पर विजय प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अब देखिएगा, अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, कलिंग के राजा कौन थे उस समय, नंदराज। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नंदराज। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि कलिंग में किसे हराया गया था। ठीक है, तो नंदराज को हराया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अशोक के द्वारा कितने सैनिक मारे गए थे, तो 1 लाख सैनिक मारे गए थे, और 1.5 लाख सैनिक जो है बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी, समझिएगा
कि पूरे युद्ध के मैदान पर हाँ काफ़ी बड़े मात्रा में खून खराबा तरीके से देखने को और महिलाओं के रोने की आवाज़, ठीक है, ये अशोक के हृदय परिवर्तन का मुख्य कारण बना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा 1 लाख सैनिक मारे गए और साथ ही साथ 1.5 लाख सैनिक जो है ये बंदी बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो है अब यहां पर थोड़ा समझिएगा कि कैसे युद्ध के पश्चात क्या परिवर्तन होता है अशोक के मतलब जीवन काल में। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा समझिएगा कि युद्ध के पश्चात जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और यहीं पर बौद्ध भिक्षुक जो है उपगुप्त, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है उन्होंने बोल देता है कि वो क्या है, अस्त्र शस्त्र अब नहीं धारण करेंगे, यानी कहीं भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है और इसका कारण समझिएगा, मतलब ये पूरा रोटेशन काम समझिएगा कि ये किसके संपर्क में आते हैं, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के। ठीक है, नाम याद रखिएगा कि अशोक जो है, जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, याद आ गया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो किसके प्रभाव में आए थे, भद्रबाहु के। ठीक है, और जैन धर्म को धारण किया। और उसी के बाद जो है अशोक के बारे में जब पूछा जाता है, देखिए एक पूरे क्रम को अगर आप याद रखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला, बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था, आजीवक, याद रखिएगा भूलिएगा मत, आजीवक संप्रदाय। और यहां पर आ गया फिर उसके नीचे अशोक, यह है बौद्ध धर्म को मानने वाला। तो समझिए तीनों जो हैं अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो कितना आसान है, सोचिए कि मतलब कोई फैमिली जो है उसका बेटा कुछ और मान रहा है, उसका बेटा कुछ और मान रहा है। ठीक है, आज करके देखिएगा। ठीक है, घर से निकाल देंगे। तो समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला, बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला। ठीक है, और उसके बाद अशोक का समय आएगा वो बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है, तो देखिएगा जो अशोक है इसका हृदय परिवर्तन होता है, इसका कारण है उपगुप्त। ठीक है, यानी बौद्ध भिक्षुक जो है उपगुप्त के संपर्क में आकर जो है इसने बौद्ध धर्म को धारण किया और अपना अस्त्र शस्त्र क्या किया, त्याग दिया। तो ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको यहां पर उपगुप्त का नाम याद रखना है कि उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है अशोक ने का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसने शिक्षा धारण किया अशोक ने, किससे, उपगुप्त से। ठीक है, और किसको धारण किया, धम्म। ठीक है, यानी धर्म की शिक्षा। ठीक है, आपने सुना होगा कि 3 त्रिपिटक के हिसाब से। ठीक है, तो त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, धम्म, यानी धम्म मतलब धर्म की शिक्षा। तो धर्म शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। और ये किससे जानकारी मिलती है, दूसरे से सातवें। ठीक है, दूसरे से सातवें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध की शिक्षा धारण की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। बस इसमें एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है उपगुप्त। ठीक है, तो अशोक ने उपगुप्त से शिक्षा ली, साथ ही साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और हृदय परिवर्तन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। दूसरे से सातवें शिलालेख से ये जानकारी मिलती है धर्म की शिक्षा लेने की बात। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद आता है आपका कलिंग विजय के कुछ राज्य विस्तार जब हुए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्य विस्तार कितना हुआ था, फिर अब अशोक के समय देखिएगा राज्य विस्तार कितना आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा साक्ष्य जो मिलता है राजतरंगिणी से मिलता है, याद रखिएगा। ये शैव उपासक माना गया है। ठीक है, कलछा कहा गया है। ठीक है, तो शैव उपासक माना गया है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि आपको विस्तार को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिएगा इसका विस्तार यानी भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत के साम्राज्य विस्तार के तौर पर देखेंगे आप इसको, तो आपको एक बात देखने को मिलेगा कि ये जो क्षेत्र है ये है अफगानिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये है आपका नेपाल का क्षेत्र। और यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी, चूंकि मैंने बताया आपको कि अशोक ने कलिंग पर विजय जब प्राप्त किया तो आपका बंगाल की खाड़ी भी अब उसके अंदर पहुंच गया है। ठीक है, यानी समुद्र मार्ग जो है अब इसके पास आ गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है गुजरात का ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं काठियावाड़। और अब पूरा कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये पूरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है थोड़ा कम विस्तार था, लेकिन अशोक के समय जो है इसका विस्तार बढ़ गया है। ठीक है, उत्तर की तरफ अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। ठीक है, इधर आपका जो ये जो क्षेत्र है नेपाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये अशोक के समय नेपाल तक का क्षेत्र आ गया है। और इधर बंगाल का यानी कलिंग का क्षेत्र आ गया है, वरना जब तक चंद्रगुप्त मौर्य था वो मगध तक सीमित था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काठियावाड़ का जो क्षेत्र है गुजरात का अंतिम बिंदु, वरना पहले सौराष्ट्र तक था। ठीक है, और कर्नाटक का पूरा क्षेत्र अब यहाँ पर आ गया है, यानी कि पूरा कर्नाटक का क्षेत्र अब जीत चुका है, वरना पहले उत्तरी कर्नाटक तक ही सीमित था।
ठीक है। तो ये अशोक के समय इसका राज्य विस्तार है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कभी कभी कि अशोक के समय राज्य का विस्तार जो है पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र तक था, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्र में आपका बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार था, ठीक है। उसी प्रकार सभी तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बस आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है कि पश्चिम की तरफ काठियावाड़, उत्तर की तरफ आपका अफगानिस्तान और नेपाल, और दक्षिण की तरफ कर्नाटक का क्षेत्र पूरा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा अशोक ने अपने शासनकाल के, ठीक है, शासनकाल के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की थी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था और 20वें वर्ष में क्या किया था, लुम्बिनी में, ठीक है। नेपाल की तराई क्षेत्र को लुम्बिनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी क्षेत्र में इसका यात्रा होता है। तो पूछा जाता है कि अशोक ने यात्रा किस किस क्षेत्र में की है, तो बोध गया में और लुम्बिनी में की है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि 12वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, सार वृद्धि की जानकारी मिलती है, जिसमें अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी उन्नति करना। सार वृद्धि का मतलब समझिएगा कि संरक्षण देना, ठीक है। कहने मतलब है, मैंने बताया था आपको कि राजा 2 प्रकार के होते हैं धर्मों के हिसाब से, ठीक है। एक जो कि संरक्षण देना, इसको क्या कहते हैं, सार वृद्धि, और एक होता है अपनाना, ठीक है। तो अपनाने वाला तो देखिए कोई भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन अगर बाकी धर्मों को भी अगर आप संरक्षण देते हैं तो इसका मतलब है कि आप सार वृद्धि हैं, ठीक है। सार वृद्धि का मतलब ये होता है कि अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी उन्नति पर काम करना, ठीक है। यानी कि और कोई धर्म जो वहां पर संरक्षित है उस क्षेत्र में उस धर्म को भी बढ़ाने के लिए अपने आप में कहीं ना कोई कार्य करना। जैसे देखिएगा अगर किसी भी राजा ने एक धर्म के अलावा दूसरे धर्म को भी उन्नति देने का या कार्य किया है, ऐसा कार्य किया है, तो उस राजा का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाता है, ठीक है। और यही अगर कोई राजा जो है ये केवल अपने धर्म को मानता है और दूसरे को भी कोशिश करता है कि यही धर्म मानो, केवल यही एक धर्म है, तो फिर वो जो है गर्त में चला जाता है। यानी कि ऐसे राजाओं को थोड़ा अलग ही तरीके से देखा जाता है, जैसे कि औरंगजेब को, ठीक है। तो औरंगजेब को जब आप पढ़ेंगे या औरंगजेब के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये क्या है, इस्लामिक धर्म को मनाने के लिए इंसानों को मार दिए करता था, ठीक है। यानी कि इतना कट्टरवादी था कि जब भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने धर्म को ही सबसे इंपॉर्टेंट मानता था, ठीक है। उसको बुद्ध सिकन कहा जाता है, ठीक है, बुद्ध सिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको बहुत बार बार मिलेंगे, इतिहास में ऐसे शब्द बहुत बार बार मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे सार वृद्धि की जानकारी प्राप्त होती है किससे, 12वें शिलालेख से जानकारी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अशोक ने अपने शासनकाल के सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पहले शिलालेख से जानकारी मिलती है कि जीवों के वध पर रोक लगा दिया था, ठीक है। यानी अब धीरे धीरे क्या है, देखिए इसमें एक बात जो कही जाती है कि अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद उसने सभी शिलालेखों की निर्माण करवाया था, ठीक है। और उसका जब निर्माण होता है तो उसमें एक जानकारी मिलती है कि इसने क्या क्या बंद करा दिया, तो जीवों का वध बंद कराया था, लेकिन इसने नोटिस किया कि यदि लोग मदिरा ही नहीं पिए तो फिर जीवों की हत्या बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये किया गया कि देखिए ये तीनों कनेक्शन कैसे है, देखिएगा सबसे पहले मल्ल युद्ध, ठीक है। यानी आपने देखा होगा 2 पहलवान जो है आपस में लड़ते हैं, जमीन पर लड़ते हैं, ठीक है, हाँ कुश्ती कह सकते हैं। तो ये जो मल्लयुद्ध है इसमें कोई भी जीतता था तो जीतेगा तो क्या करता था, यहाँ पर सूरापान और मांस भक्षण करता था, ठीक है। तो सबसे पहले बंद करा दिया, बोला कि ये ही नहीं होगा तो बाकी आगे कोई जीतेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर मांस भक्षण बंद हो गया, सूरापान बंद हो गया, तो जीवों के वध भी रुक गई, ठीक है। इस तरीके से ये सभी चीजों को बंद कर दिया पहले शिलालेख में। ये देखिए ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है इसके पहले शिलालेख से कि अब जो है किसी भी जीव का वध नहीं होगा, ठीक है, मल्ल युद्ध नहीं होगा। तो मैंने बताया कि ये जो है शासन आदेश है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि शासन आदेश क्या करता था, ये लिख के चिपका देता था कि इस क्षेत्र में कोई भी इस काम को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये शासन का आदेश बन जाता था और यही है आपका शिलालेख, ठीक है। और इसी शिलालेख में आज भी जानकारी मिलती है कि इसमें जीवों के वध पर रोक लगाया गया, सूरापान, ठीक है, मदिरापान, मांस भक्षण और मल्ल युद्ध पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो देखा यह गया कि इसको बंद करने से सब चीज अपने आप बंद हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा धम्म की यात्रा, धम्म यात्रा यानी कि धर्म के प्रचार की यात्रा, ठीक है। तो धर्म के प्रचार की यात्रा थोड़ी सी याद रखिएगा कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष जो है इसने धर्म प्रसार की यात्रा की थी, यानी धर्म के प्रचार के लिए या प्रसार के लिए यात्रा की थी, ठीक है।
10वें और 20वें शिलालेख से जो जानकारी मिलती है ये इसके सामान्य यात्रा की जानकारी मिलती है, ठीक है। बोध गया और लुम्बिनी में, याद रखिएगा, बोध गया और लुम्बिनी में जो जानकारी मिलती है वो 10वें और 20वें शिलालेख से मिलती है। लेकिन जो इसके राज्याभिषेक के 14वें वर्ष जो होता है वो है धर्म का प्रचार करना, ठीक है। मतलब ये चाहता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, लोग जो है बौद्ध धर्म को समझे और उसके धर्म को माने, ठीक है, लेकिन दबाव डालकर नहीं, ठीक है। अगर जिनको समझ में आता है तो वो उसको मानेंगे और जिसको समझ में नहीं आता वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है धर्म के प्रचार प्रसार में 14वें वर्ष, याद रखिएगा, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष जो है इसने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अब इसने जो धर्म का प्रचार किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसने क्या किया था धर्म के लिए, ठीक है, धर्म को एक्सप्लेन करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। मतलब ऐसा व्यक्ति की खोज की इसने, या ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया जो धर्म का विश्लेषण करेगा, ठीक है। तो धर्म के विश्लेषण करने वाले व्यक्ति, जैसे देखिए क्या होता है, आज आपने देखा होगा पुरोहित जो होते हैं धर्म को समझाते हैं आपको, ठीक है। हर क्षेत्र में, चाहे आप क्रिश्चियंस में देखें, इस्लाम में देखें या हिंदू में देखें, किसी भी धर्म में देखिएगा तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि अपने धर्म में लिखे हुए बातों को आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस समय जो है बौद्ध धर्म को जो एक्सप्लेन करता था उस समय, ठीक है, उसे कहते थे धम्म महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्र। तो याद रखिएगा ये धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है इस समय, यानी धर्म को देखिए कितना सीरियस है धर्म को लेकर, कि बौद्ध धर्म को मानने के लिए अभी क्या है, देखिए ओवरऑल क्या है समझिएगा, कि अशोक का जो क्रूरता था, ठीक है, अंतिम क्रूरता इसका दिखेगा कलिंग युद्ध में, ठीक है। और उसके बाद उपगुप्त के संपर्क में आकर जब ये बौद्ध धर्म को धारण करता है या बौद्ध धर्म को मानता है तो उसके बाद इसके जो हृदय परिवर्तन होता है, इसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, ठीक है, और पूरी तरीके से लग गया किसमें, बौद्ध धर्म के साथ लग गया, ठीक है। और उसी के साथ देखिएगा कि जितने भी शिलालेख बनवाए हैं इसने, सभी शिलालेख में एक ही जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलती है कि हर समय के जो शिलालेख हैं उसमें उसके हर जीवन का परिचय मिलता है कि कितने वर्ष के बाद, यानी राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद इसने क्या काम किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, तो 5वें शिलालेख से धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, और महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र पुत्र और संघमित्रा पुत्री को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से 5 साल पहले पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका समय इतना खराब हो गया है, ठीक है, मतलब सरल हो गया है एक्चुअल में ये, ठीक है। जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना तो फिर वो क्वेश्चन सरल हो जाते हैं, फिर उसको हटा दिया जाता है, मतलब वो दौड़ में नहीं है अब, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभार ऐसे होते किस्मत कि तृतीय वर्ग कर्मचारी और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो याद रखिएगा महेंद्र और संघमित्रा जो है इसको कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन कि उसने श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था, तो याद रखिएगा पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। यानी ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला नाम पूछता है और दूसरा स्थान पूछता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है ये भेजा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसने कितनी स्तूप की रचना की है, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो स्तूपों की संख्या कितनी है, 84,000 स्तूप की रचना की थी इसने, 84,000 स्तूप की रचना, ठीक है। इतने तो मंदिर नहीं होते थे, ठीक है। समझिए कि बौद्ध धर्म को लेकर कितना सीरियस था ये, ठीक है। यानी स्तूप की रचना, हालांकि स्तूप क्या होते हैं, स्तूप को थोड़ा समझिएगा। तो स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते थे इनके शरीर के अवशेष रखे जाते थे इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से कब्र कह सकते हैं हम इनको। लेकिन अब इनके लिए जो है ये स्तूप जो है ये बहुत धार्मिक स्थान हुआ करता था, ठीक है। तो अनुयायी जो होते थे इनको यहाँ रखा जाता था या उनके शरीर के अवशेष को रखा जाता था, और इसी का निर्माण जो है बहुत तरीके से की जाती थी। यानी कि आपको ये निर्माण कार्य जो दिखेगा, ठीक है। तो स्तूप में आप इसको थोड़ा दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, कला में पढ़ेंगे आप कि स्तूपों के निर्माण को थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें कि किसको वेदिका कहा जाता है, ठीक है। स्तूप का वेदिका क्या कहलाता है, आंगन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो आर्ट एंड कल्चर में आप इसमें पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि कितने स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में आपका कुछ स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का धर्म राज्य का, ठीक है। तो सारनाथ का धर्म राज्य का, सारनाथ से संबंधित बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम भारत के संदर्भ पर आज जितने भी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं लगभग वो अशोक से संबंधित है, ठीक है। तो उसी के क्षेत्र में याद रखिएगा कि अशोक से संबंधित क्षेत्र को हम लोग अगर देखते हैं तो सारनाथ का जितना भी धर्म राज्य का है आज वर्तमान में भारत संदर्भ पर हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उस संदर्भ में याद रखिएगा कि 84,000 स्तूपों की रचना करना, ठीक है, और साथ ही साथ सारनाथ की धर्म राज्यिका के तौर पर इसकी रचना करना, ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट
रचनाएं हैं किसकी, अशोक की। ठीक है, तो अशोक के संबंध में थोड़ा सा आपको फोकस रखना है इस पे कि 84,000 स्तूपों की रचना किया था इसने, और साथ ही साथ सारनाथ की धर्म राजिका की भी रचना की थी इसने। ठीक है, तो सारनाथ के क्षेत्र में जितने भी धर्म से संबंधित, जैसे देखिएगा चार सिंह, ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, तो ये जो 4 सिंह वाले जो कहानी है वो बिल्कुल जानकारी मिलेगा आपको कि अशोक के समय ही इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और उसी को देखकर आज हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, आज आप देखते हैं जो भारत का अशोक चिन्ह है हमारा। ठीक है, तो उसमें ये जो स्तंभ है अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो ये अशोक स्तंभ की भी रचना सारनाथ के धर्मराजिका के तौर पर की गई थी। ठीक है, तो ये जो 4 सिंह हैं, याद रखिएगा 3 सिंह आगे की तरफ और 1 सिंह जो है पीछे की तरफ हमेशा होता है, तो 4 सिंह जो है, 4 मुख जो है, इस पे पत्थरों का निर्माण से किया गया था इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके अलावा अब देखिएगा मौर्य के प्रशासन की जानकारी यहां से मिलती है, यानी अशोककालीन अभिलेख जो है, और उसके अलावा जो है मौर्य के जो प्रशासन है उसकी जानकारी कहां से मिलती है, यानी मौर्य के संबंधित जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा कौटिल्य का है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने लिखा है आपका अर्थशास्त्र, और इससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहला नाम याद रखिएगा। दूसरा है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज का क्या है, इंडिका। ठीक है, और याद रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और बाकी आपके अशोक के शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं जो कि प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, पहला अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका, जूनागढ़ अभिलेख और शिलालेख, अशोक के शिलालेख। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा, देखिएगा मैंने बताया था कि इसने बहुत सारे अभिलेखों को बनाया था, तो इसमें मुख्य अभिलेख कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा इसके कुल अभिलेख हैं 14 बृहद। ठीक है, छोटे अभिलेख अलग होते हैं, बड़े अभिलेख जिसमें ज्यादा शासन के बारे में लिखा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, वो है आपके 14। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अशोक के सबसे बृहद अभिलेख कितने हैं, तो याद रखिएगा 14। ठीक है, इन 14 अभिलेख में सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले शिलालेख में क्या बताया गया है कि पशु हत्या और उत्सव मनाना बंद करवा दिया गया। ठीक है, उत्सव मनाना मैंने बताया था कि यदि उत्सव मनाएंगे तो पशु काटेंगे, और पशु काटेंगे तो मदिरा पिएंगे, और मदिरा पिएंगे तो फिर से वापस पशु का वध होगा। तो इस तरीके से इस पूरे क्रम को बंद करने के लिए पहले शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि पशु की हत्या पर बंद कर दिया गया और उत्सव मनाना भी बंद करा दिया गया था। ठीक है, दूसरा शिलालेख जो है समाज कल्याण से संबंधित है। याद रखिएगा, समाज कल्याण से संबंधित, यानी समाज के कल्याण के लिए जितने भी फैक्ट होते हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से समाज का विस्तार हो या समाज जो है एक सही दिशा में गतिमान हो, उसके लिए समाज कल्याण से संबंधित जितने भी शासनादेश थे वो दूसरे शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, तीसरा शिलालेख जो है उदारता, सम्मान और कल्याण। याद रखिएगा, ये सभी जुड़े हैं महिलाओं से। ठीक है, यानी गरीबों के साथ उदारता दिखाना और महिलाओं के साथ जो है सम्मान और कल्याण की जितने भी शासनादेश हैं वो सभी आपके तीसरे शिलालेख से मिलती है। ठीक है, उसके बाद चौथे शिलालेख से धर्म की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, धर्म की जानकारी। ठीक है, पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, और छठवें शिलालेख से मिलती है कि मैं 24/7 जितने भी समय है मैं उपस्थित हूं, किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझसे आके मिल सकता है। ठीक है, यानी इस शासनादेश, याद रखिएगा शिलालेख तो जरूर है लेकिन इसको एक्चुअल में हम कहेंगे शासनादेश। और याद रखिएगा, ऐसे कुछ ही राजा हुआ करते थे जिन्होंने इस बात को जताया कि मैं हमेशा से प्रजा के साथ हूं। ठीक है, प्रजा को कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो वो डायरेक्ट आके बात कर सकता है और जाकर हम उसके जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो जानकारी मिलती है इसके छठवें शिलालेख से मिलती है। ऐसे कुछ कम ही राजा हुए हैं, याद रखिएगा, कि जो है इस तरीके का अदालत जो है पेश करते थे या इस तरीके की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने आप को हमेशा उपस्थित रखते थे। ठीक है, तो इसका जो अभिलेख है इसकी जानकारी मिलती है 6वें शिलालेख से। ठीक है, तो ये 24/7 का मतलब समझिएगा, ये सिर्फ ये बताया गया है कि 24 घंटे और 7 दिन मैं उपलब्ध हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा, 7वें शिलालेख से मिलता है सर्वधर्म समभाव। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी धर्म क्या होंगे, बराबर होंगे, मेरे लिए सभी धर्म क्या है, समान है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संप्रदाय, जितने संप्रदाय हैं, जितने और धर्म हैं, सभी के लिए मैं समान भावना रखता हूं। यदि मैं एक जन को 50 रुपए देता हूं खर्च करने के लिए तो दूसरे को भी 50 रुपए दूंगा। कहने मतलब है कि ओवरऑल जितने धर्म जो हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म का काम है, उसके लिए मैं समभाव रखता हूं। यह है 7वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा
इसके 8वें शिलालेख से मिलता है जानकारी धर्म की यात्रा, ठीक है, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा करना। यानी कि जब इसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था तो उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? 8वें शिलालेख से मिलती है, धम्म यात्रा से मिलती है कि इसने धम्म यात्रा का प्रारंभ कराया। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। 9वें शिलालेख से मिलता है दान देने की जानकारी, ठीक है। 10वें शिलालेख से मिलता है यश, कृति और धम्म की जानकारी। और 11वें शिलालेख से मिलता है धम्म का उल्लेख। 12वें शिलालेख से मिलता है सार वृद्धि। और 13वें शिलालेख से मिलता है आपका कलिंग युद्ध। इसको सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ठीक है। यानी 13वां शिलालेख जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलिंग युद्ध ही है जो इसको बदल के रख देता है, ठीक है। हाँ, तो 13वां शिलालेख जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 13वां शिलालेख, ठीक है। और उसके बाद आता है 14 शिलालेख जो है मधुरता, यानी समाज के प्रति या प्रजा के प्रति जो है मधुरता का भाव रखना, ठीक है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका 13वां शिलालेख है, याद रख लीजिएगा कि 13वां शिलालेख आपके दिमाग में होना चाहिए कि कलिंग युद्ध का जो विस्तार है या जो उसकी जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख से मिलती है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे चले, देखिए इसमें याद करने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता इसमें, ठीक है। लेकिन ये एकदम आपको रटना पड़ेगा 13वां शिलालेख, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। 8 वर्ष के बाद, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो है कलिंग युद्ध के संबंध में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? 13वें शिलालेख से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कलिंग युद्ध से पूछा था डायरेक्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? बौद्ध धर्म की, उपगुप्त से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा अशोक के संबंध से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है इसने अपने धर्म का यात्रा कहाँ कहाँ किया था? तो लुम्बिनी और बोधगया में किया था, ठीक है। 10वें और 20वें शिलालेख से ठीक है जानकारी मिलती है। तो ये जो जानकारी है इसके शिलालेखों से जानकारी मिलती है। तो शिलालेख को बनाने के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा राजा था जिसने अपने शासनादेश को शिलालेख में खुदवाया था, तो अशोक था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखिएगा प्रथम शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया था, ठीक है। तो मैंने बताया कि अशोक ने शिलालेख के बारे में जो काम किया है उसको देखते हुए बाकी राजाओं ने भी शिलालेख पर आगे काम करना चालू किया है। लेकिन अशोक ने इसकी शुरुआत की है कि प्रजा के संबंध में, अगर प्रजा जो है देखिएगा तो प्रजा को संबोधित करने का जो काम होता है किसी भी राजा ने नहीं किया था इससे पहले, यानी प्रजा को संबोधित करने वाला कार्य कोई नहीं करता था, ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था, ठीक है। तो अशोक ने पहला शिलालेख खुदवाने का काम किया शासनादेश के तौर पर, और दूसरा याद रख लीजिएगा कि इसने प्रजा को संबोधित करने का काम भी प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये 2 फोकस याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। अशोक के अभिलेख में पढ़ा गया, अच्छा इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख जो होते थे ये सामान्य तौर पर अलग अलग भाषाओं में हुए हैं, ठीक है। जैसे आप अशोक के अभिलेख में देखेंगे खरोष्ठी लिपि, अरामाइक, पाली, इसको पढ़ने का काम किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। 1837 से ये प्रारंभ किया था। तो पहली बार जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने का या डिकोड करने का काम किया है जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप जो है ये जो है सबसे पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब इसके अलावा देखिएगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस किस क्षेत्र से बने हुए थे। इसका मतलब है कि पहला तो याद रखिएगा शिलालेख बनाता था ये, यानी कि इसके शिलालेख पर काम कराया इसने, राजा होकर जो है शासनादेश के लिए और साथ ही साथ प्रजा को संबोधित करने के लिए शिलालेख का प्रयोग किया है। दूसरा याद रखिएगा स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये स्तंभ लेख जैसे कि मैंने बताया कि ये काष्ठ स्तंभ लेख है, ठीक है। और गुहा लेख मतलब गुफाओं में, ठीक है। तो गुफाओं में भी इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसने क्या किया था आपको पता होगा कि ये काफी बार, ठीक है। देखिए इसके जो लिपि है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इसमें लिपि के तौर पर ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरामाइक इन सभी भाषाओं में प्रयोग में लाया है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यह तीनों प्राकृत भाषा में है, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों हैं ये प्राकृत भाषा में सबसे पहले स्टार्ट किया था इसने। याद रखिएगा एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि जब
अशोक के संबंध में भाषाओं की जानकारी मिलती है तो इसको सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है पढ़ने का या डिकोड करने का जो नाम जाता है वो जेम्स प्रिसेप को जाता है, ठीक है, 1837, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि इसके लिपि में, अच्छा लिपि का प्रयोग यहाँ पर अलग से याद रखिएगा, लिपि जो होता है इसके भाषा को लिखने का एक तरीका है, जैसे हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। अभी देखा होगा आप लोग, हमारे भारत में एक लड़ाई चल रही है, भारत में एक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई का कारण है कि हमारे यहाँ जो है जो उच्चतम न्यायालय है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने एक बात बोल दिया है। वो बात ये बोल दिया है कि हिंदी जो है ये राष्ट्रभाषा है। तो इस पर बहस चालू हो गया अभी कि हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है, ठीक है। यानी राष्ट्रभाषा के तौर पर हमने किसी को भी अभी जगह नहीं दिया है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हर कोई जो है अपने आप में अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है कि हिंदी जो है ये लिखा जाता है देवनागरी भाषा लिपि के तौर पर, ठीक है। हिंदी को लिखने के लिए आपको देवनागरी लिखना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्राह्मी, ये जो ब्राह्मी है याद रखिएगा, ब्राह्मी जो लिखना मतलब लिपि है, खरोष्टी जो लिपि है, यूनानी है, अरामाइक है, इन सभी लिपियों को लिखने के लिए, यानी जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इस लिपि के लिए, ठीक है। जैसे पाली को लिखना है तो ब्राह्मी जानना होगा आपको, पाली अगर लिखना है आपको तो ब्राह्मी से कनेक्ट होकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, यदि आप उर्दू जानते हैं, उर्दू अगर आप जानते हैं तो इसके लिए इसकी लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी, ठीक है। तो फारसी याद रखिएगा कि उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है, यानी अगर आपको उर्दू लिखना है तो आपको फारसी जानना होगा, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी लिखने के लिए आपको देवनागरी जानना होगा, उसी प्रकार पाली लिखने के लिए आपको ब्राह्मी जानना होगा, ठीक है। उसके बाद खरोष्ठी, खरोष्ठी के लिए याद रखिएगा ये भी फारसी के जैसा ही क्या है आपका इस दिशा में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अरामाइक है। तो ऐसे करके आपको पता होगा कि अशोककालीन जो अभिलेख हैं उसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख जो है ये सबसे पहले प्राकृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है पाली भाषा में। देखिए, हालांकि अगर आप भाषाओं के संदर्भ में लिखेंगे तो पहला संस्कृत है और संस्कृत के बाद आपका पाली आता है और उसके बाद आपका प्राकृत आता है। तो जनसाधारण की भाषा जो होती है याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में भारत की जनसाधारण की भाषा बोलते हैं हिंदी को, ठीक है। तो प्रजा को जो पता होता है हम उसी भाषा में ही ज्यादातर काम करें, ठीक है, ताकि हर कोई इसको जानकारी मिल सके। तो उसी कारण क्या हुआ कि पाली और प्राकृत ये दो भाषा ऐसी हैं जिसको ज्यादा प्रयोग किया गया है इस समय में, ठीक है, ताकि ये प्रजा को समझ में आए, ठीक है। तो याद रखिएगा शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख ये तीन जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर साक्ष्य प्राप्त होता है, तो उसमें आपका सबसे पहले शिलालेख है, फिर स्तंभलेख है, ठीक है। स्तंभलेख जो है काष्ठ स्तंभ हो सकता है, ठीक है, लौह स्तंभ हो सकता है। तो ये काष्ठ लौह जो स्तंभ है इसका प्रयोग यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर मिलता है। और गुहालेख मतलब केव यानी कि गुफाएं, ठीक है। तो अशोक क्या करता था समझिएगा कि अशोक जो है जो बौद्ध अनुयायी हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करता था, गुफा बना देता था, ठीक है, ताकि ये जो है 4 महीने वहां पर रहें और अपनी परिचर्चा आगे बढ़ाएं, ठीक है। धर्म से देखिए, धर्म का जो परिचर्चा होता है वो अपने आप में अनोखा होता है कि हर दृष्टिकोण से हर दार्शनिक का जो मत होता है धर्म को मानने के लिए वो अलग अलग होता है। तो ये क्या करते थे, अपनी परिचर्चा करते थे 4 महीने तक, ठीक है। तो 4 महीने के लिए जो गुफाओं में रहते थे उसकी जानकारी मिलती है यहाँ पर गुहालेख से, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसने ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, भारत में प्राप्त सभी अभिलेख ब्राह्मी अभिलेख हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्राप्त यानी भारत में इसके जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सभी ब्राह्मी अभिलेख में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बाकी आपके गांधार क्षेत्र में जो प्राप्त होगा वो खरोष्ठी में प्राप्त होगा, ठीक है। देखिएगा, तो अभिलेख जो खोजा गया सर्वप्रथम किसने खोजा है, टिफेन थेलर ने 1750 में खोजा है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला अभिलेख अशोककालीन जो अभिलेख खोजा गया है वो टिफेन थेलर ने खोजा है 1750 में, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, देखिए शहबाजगढ़ी और मानसेहर, ठीक है, मानसेहर जो है ये खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर 2 अभिलेख जो हमको प्राप्त होते हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहर, वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा कि अधिकांश जगह का नाम और उसकी लिपि ही पूछ लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। यही कारण है कि आप इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, जितना अशोक के बारे में नहीं पढ़े आप, क्योंकि उसके शिलालेख से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शहबाजगढ़ी को पूछा गया था कि शहबाजगढ़ी जो है ये किस लिपि में लिखा गया है, तो खरोष्ठी में लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि तक्षशिला जो है ये अरामाइक लिपि से लिखा गया है, मतलब तक्षशिला में जो भी
शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो अरामाइक लिपि में मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा लथमान अभिलेख, याद रखिएगा लथमान अभिलेख जो है ये भी अरामाइक में है, ठीक है। शेरकुरा अभिलेख ये यूनानी अरामाइक द्विभाषी अभिलेख में है, यानी यूनानी में मिला है और अरामाइक में मिला है, ठीक है। आपको याद होगा कि ईरानी आक्रमण जब हुआ था तब जाकर दो अभिलेख हमको दो जो है लिपि जो है उसका ज्ञान हुआ था, एक आपका खरुष्ठी और एक अरामाइक, ठीक है। यानी ईरानी के बाद खरोष्ठी और अरामाइक लिपि हमारे यहाँ आया है, ठीक है। और जैसे यूनानी आक्रमण होगा तो यूनानी लिपि जो है ये हमारे पास आता है। तो ये जो तीन लिपियां हैं वो आक्रमण के बाद आई हैं हमारे पास, जब विदेशी आक्रमण हुआ उसके बाद, ठीक है। तो लथमान अभिलेख जो है अरामाइक है, ईरानी से संबंधित है, और शेरकुरा जो है यूनानी और अरामाइक दोनों द्विभाषी लेख में है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि लंका में, श्रीलंका जो क्षेत्र है, अनुराधाकार ब्राह्मी लिपि में जानकारी मिलती है श्रीलंका क्षेत्र से, ठीक है। तो पाली लिपि या ब्राह्मी लिपि जो है, पाली भाषा लिखने के लिए आपको ब्राह्मी लिपि की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अंतिम बिंदु पर चलते हैं, नेक्स्ट आपका। अब कुछ क्षेत्र याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बराबर क्षेत्र, ठीक है। इसके नाम पर मत जाइएगा, ये एक क्षेत्र का नाम है बराबर क्षेत्र। यहां पर इसने बौद्ध अनुयायियों को रहने के लिए गुफा बनाया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा किन क्षेत्रों पर गुफाओं को बनाया गया था, तो बराबर क्षेत्र में, ठीक है, जो कि नाम से ऑप्शन में कभी आप नहीं जाएंगे, ठीक है। वहां लिखा ही रहेगा बराबर क्षेत्र, तो आप बोलेंगे ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यही वो क्षेत्र है जहां पर गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है, बराबर क्षेत्र। तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, ठीक है, इस तरीके से 4 गुफाएं बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 गुफाओं का नाम है, लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ पर 4 गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है। बराबर क्षेत्र में 4 गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इसका वर्तमान नाम क्या है, खलवितक पर्वत, ठीक है। तो ये बराबर क्षेत्र जो है ये कहलाता है खलवितक पर्वत, ठीक है। और इसी खलवितक पर्वत के अंदर जो है 4 गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा गुहा लेख में, जो गुफाओं में जो लेख प्राप्त होता है, इसके पौत्र यानी पोता के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोककालीन जो पूरा क्रम है इसका, उसके पोते की जानकारी मिलती है, जिसमें याद रखिएगा दशरथ जो है, उसके बाद नागार्जुनी, गोधी, लोमर्सी और वर्णविका, ये सभी इसके वंश हैं, याद रखिएगा, अशोक के वंश, ठीक है। हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि गुहा लेख में उसके पौत्र के बारे में जानकारी मिलती है, इसके क्रम, वंश क्रम की जानकारी मिलती है, जिसमें दशरथ, नागार्जुनी, गोधी, लोमहर्षि और वर्णविका है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, खलवितक पर्वत याद रखिएगा, अशोक से संबंधित है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था। तो मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के बाद ही मौर्य जो प्रशासन है वो उसमें एकीकरण जो है ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसका विस्तार आप देख सकते हैं कि ये जो विस्तार है पूरा का पूरा, इस तरीके का पूरा विस्तार है, यानी आपका अखंड भारत, ठीक है। हालांकि दक्षिण क्षेत्र जो है ये छूट जाता है, ठीक है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि पहली बार जो है इसमें एकीकरण जो है देखने को मिलता है। समस्त शक्तियां राजा में केंद्रित थी, फिर भी वह निरंकुश नहीं था, ठीक है। यानी देखिए, जब किसी व्यक्ति को, घनानंद का तो नाम सुन ही लिए हैं, राजा के तौर पर था और वो निरंकुश था या नहीं था ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर कोई क्रूर राजा है, ठीक है, घमंडी राजा है, तो वो कोशिश करता था कि अगर मैं राजा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है समस्त मौर्य प्रशासन में समस्त जो शक्ति थी वो राजा के पास थी, लेकिन वह निरंकुश नहीं था, यानी मनमानी नहीं करता था, जो सही होता था वही काम करता था, ठीक है। उसके अलावा जो है चुनाव या नियुक्ति का जो पद्धति था वो उपधा परीक्षण विधि होता था, ठीक है। यानी जिसको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से उसको उतना पोस्ट मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं उपधा परीक्षण विधि। तो मुख्यमंत्री और पुरोहित को ऐसे ही आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि आप उस लायक हैं, और पुरोहित भी, अगर आपको धर्म के बारे में जानकारी है तो आप पुरोहित बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था अमात्य। याद रखिएगा, मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता था वो अमात्य कहलाता है, ठीक है। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। धम्म महामात्र, धर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री, पुरोहित, ये उपधा परीक्षण क्षेत्र होता था। और उसके बाद आपको याद रखना है कि मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता था, अमात्य होता था, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता था? गवर्नर, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, आय व्यय का विवरण रखने वाला। ठीक है, वेतन कितना मिलता था? 12,000 पर्ण। ठीक है, तो 12,000 पर्ण वेतन के तौर पर। अब साक्ष्य जो मिलती है किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है और अधिकारियों की संख्या होती थी 18। ठीक है, तो इस समय प्रशासन में याद रखिएगा कि सभी प्रकार के प्रशासन जो है ये शुरुआती तौर पर ही मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दो फैक्ट याद रखना है। पहला, इस पूरे प्रशासन की जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, और दूसरा याद रख लीजिएगा कि उपदा परीक्षण के द्वारा ही किसी को पोस्ट मिलता था, यहाँ पर पद मिलता था मुख्यमंत्री और पुरोहित को। ठीक है, खासकर, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कहलाता था अमात्य। ठीक है, उसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद में गवर्नर भी होता था, सेनाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष होता था, नौसेना का अध्यक्ष होता था। ठीक है, और आय व्यय का विवरण रखने वाला भी होता था इसमें। ठीक है, कि कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये सभी जो है यानी हम अकाउंटेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम बिंदु, मंत्री और पुरोहित, और इसके हिसाब से याद रखिएगा मुखिया होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेनापति जो है युद्ध विभाग का मंत्री होता था, समाहर्ता राजस्व विभाग का, सन्निहता कोषाध्यक्ष, और प्रतिष्ठा कहलाता था न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश मतलब इस समय न्यायाधीश भी हुआ करते थे लेकिन छोटे पद में होते थे। देखिए क्या होता था, न्यायाधीश बेसिकली हमारे जैसे ही न्यायाधीश होते थे, लेकिन इनका पावर इस समय कम था। ठीक है, अगर कोई न्यायाधीश से ये देख पाता है कि न्यायाधीश जो है किसी को फौजदारी मामला, तो समझ में आता है आपको फौजदारी क्या होता है? फौजदारी ये लिखा हुआ फौजदारी नहीं, ये फौज से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, फौजदारी का मतलब होता है दीवानी और फौजदारी, हमारे यहाँ दो मामले होते हैं। ठीक है, दीवानी मामला यानी सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट मतलब आपका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये सिविल कोर्ट का हो गया। ठीक है, और फौजदारी मामला जो होता है वो सेशन कोर्ट का होता है। इसमें आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का आंख निकाल लिया, दांत तोड़ दिया, किसी को सशरीर दुख दे दिया आपने, तो फौजदारी मामला हो गया। ठीक है, तो ऐसे मामलों में हम फौजदारी में देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिष्ठा नामक न्यायाधीश हुआ करता था, जो कि काम करता था किसी के लिए पक्षकार के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पक्षकार के रूप में न्यायाधीश होता था, ये हमेशा पक्ष के हिसाब से काम करता था। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी को दुख हुआ है या किसी प्रकार की हानि हुई है, तो ये न्यायाधीश जो है उसके पक्ष में काम करेगा। ठीक है, अब रही बात कोई न्यायाधीश से अगर खुश नहीं है तो राजा के पास भी अपील कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, खासकर इनके बारे में याद रखिएगा, बाकी को तो आप याद रख पाएंगे। समाहर्ता, सन्निहंता, हता और प्रतिष्ठा क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रतिष्ठा होते हैं न्यायाधीश, सन्निहता होते हैं कोषाध्यक्ष, और समाहर्ता होते हैं राजस्व विभाग का। ठीक है, तो ये था आपका मौर्यकालीन प्रशासन या मौर्य काल पूरी तरीके से। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अशोक के काल पे ही होगा, और इसमें जितने फैक्ट छोटे छोटे आपको मिले हैं उसको एक बार थोड़ा सा रीड कीजिएगा, वापस क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन वापस पुनः मिलेगा इसमें। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा इसमें आंसर नहीं मिलेगा बस। ठीक है, आप जब टेस्ट दे देंगे तो टेस्ट के बाद जो है आपका 100 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं इस बार। ठीक है, क्वेश्चन तो मिलेगा लेकिन आंसर नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी देखा गया टेस्ट में आपके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, तो इस बार थोड़ा खुद से मेहनत कीजिए इस बार। ठीक है, तो चलिए इसमें पूरे का जो टॉपिक है, मतलब पूरे टॉपिक्स में आपको मौर्य काल से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि आप पूरे के पूरे मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम काल को। ठीक है, यानी मगध का उत्कर्ष जब होता है या मगध जो है इसका साम्राज्य वृद्धि होता है, विस्तार होता है, तो इसके बाद दक्षिण भारत में भी कोई घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो यानी जिसमें आप इसको छोड़ के चल रहे हैं, इन क्षेत्रों को छोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अब इन क्षेत्रों को पढ़ेंगे इसी के समकक्ष कि यहाँ पर क्या घटना घट रही है। ठीक है, तो तमिल क्षेत्र है यानी दक्षिण भारत क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के कारण आपको थोड़ा सा नाम कठिन कठिन मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, अगर आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको तो ये भी आपको सरल लगेगा। लेकिन मौर्य काल से संबंधित यानी कि पूरा का पूरा जो मगध का उत्कर्ष है उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पूरे क्रम पर देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद जितने भी फैक्ट आएंगे सभी थोड़े छोटे होंगे या थोड़े से कम होंगे, लेकिन पूरा जैसे अगर आप पूरे क्रम से देखेंगे तो वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो उत्तर वैदिक काल है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मगध का उत्कर्ष से महाजनपद काल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाली जगह को आपने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे हमारे वो सभी एक एक दिन में डील करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं यहाँ पर। ठीक है।